का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कीर्ति क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट में आने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। चाहे आप कोई सुपर टेट का एग्ज़ाम देख लीजिए, चाहे टेट का एग्ज़ाम देख लीजिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे हैं तो या आप अपना नुकसान कर रहे हैं और किसी का नहीं। ठीक है, इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, फूड चेन, फूड वेब, 10% लॉ, और बहुत कम समय में इतनी सारी चीज़ों को कवर करेंगे। और अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी मैं आपको 100% गारंटी दे सकती हूँ। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ हमने जो पहली स्लाइड लगा रखी है वो है फूड चेन। लेकिन फूड चेन समझाने से पहले आप एक चीज़ समझिए यहाँ पर कि यहाँ पर बेटा जी हमारे प्लांट्स हैं। ठीक है, ये जो प्लांट्स हैं, अगर सनलाइट, जो सन है वो ये बोले मैं सनलाइट नहीं दे रहा, सॉइल से इसको न्यूट्रिशन ना मिले, न्यूट्रिएंट्स ना मिले, इसको ऑक्सीजन, इसको कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले, या फिर एटमॉस्फेयर से इसको वाटर ना मिले, तो क्या ये प्लांट ग्रो कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। इट मीन्स जो प्लांट है वो अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। सेम सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस आ रहे हैं, या जो सॉइल फॉर्मेशन जो हो रहा है, जो पीटोजेनेसिस पर जो प्रोसेस हो रही है, उसके लिए बायोटिक कंपोनेंट्स, डीकम्पोजर्स वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो नॉन लिविंग भी इक्वली डिपेंडेंट है लिविंग के ऊपर। इसका मतलब जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है ना बेटा जी, उनका आपस में क्या है? इंटर रिलेशनशिप है। वो आपस में क्या है? इंटरलिंक्ड है, या उनका इंटर रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा। तो हम जो बोलते हैं इन दोनों का जो कनेक्शन होता है, या जो इंटर रिलेशनशिप होता है लिविंग का और नॉन लिविंग का, दैट इज कॉल्ड एज, उसको बोला जाता है इकोसिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज, अरे यार, दिस इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। इसको बोला जाता है बेटा जी इकोसिस्टम। ये टर्म इकोसिस्टम किसने दिया था? तो दिस टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय टेंसले। एक साइंटिस्ट थे टेंसले, उन्होंने ये टर्म दिया था जिसको उन्होंने बोला था इकोसिस्टम। ठीक है, अब दूसरा टर्म हम लेते हैं, जो हमारा टर्म है और कई बार आता है कि भैया जी आप ये बता दीजिए व्हाट इज इकोलॉजी। बेसिकली इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी है द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द इकोसिस्टम। जिसमें हम इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं वो इकोलॉजी होता है। और ये जो इकोलॉजी टर्म जो है, ये जो दिया था वो किसने दिया था? यहाँ 2-3 क्वेश्चंस हैं जो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इकोलॉजी जो टर्म है वो टर्म आपका दिया था अर्नेस्ट हेकल। ई हेकल जो थे, इन साइंटिस्ट जो थे, ई हेकल जो थे, इन्होंने इकोलॉजिकल टर्म दिया था आपका, ई हेकल या अर्नेस्ट हेकल जो थे। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कौन है? तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे, ई ऑडम जो हैं, दैट इज, ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। ई मीन्स यूजीन ऑडम जो हैं, दैट इज, ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, तो वहाँ पर हमारा रामदेव मिश्र आंसर आता है। इंडियन इकोलॉजी में, इंडियन इकोलॉजी जो है उसमें जो फादर आते हैं वो हमारे कौन से आते हैं? रामदेव मिश्र जी। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने अभी ये समझा व्हाट इज इकोसिस्टम, द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। द टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय टेंसले, ऑर्थर टेंसले ने दिया था। फिर हमने पढ़ा इकोलॉजी क्या है? जो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द इकोसिस्टम, उसे हम कहते हैं इकोलॉजी कहते हैं। ये टर्म दिया था अर्नेस्ट हेकल ने। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी जो है वो है यूजीन ऑडम है, और फादर ऑफ इंडियन इकोसिस्टम जो है दैट इज रामदेव मिश्र, वो रामदेव मिश्र हैं। अब नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। एज यू नो कि हम जो प्लांट्स हैं बेटा जी, वो क्या काम कर रहे हैं? वो खाना बना रहे हैं। ठीक है, खाना किसकी हेल्प से बना रहे हैं? सनलाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है, उससे खाना बना रहे हैं। अब ये जो खाना बना रहे हैं, अब कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लाइक वो रेस्पायर कर रहा है, ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म है, उसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। तो ये जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो प्लांट्स हैं, इनको खाने के लिए कौन बैठा हुआ है? इनके ऊपर डिपेंडेंट कौन है? ग्रासोपर। या फिर हम कह सकते हैं भैया कौन है? ग्रासोपर बोलेंगे
ये आप बोलेंगे हर्बीवोर हैं। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो कि हर्ब्स को खाते हैं। अब इन ग्रासहोपर को खाने के लिए कौन बैठा हुआ है? फ्रॉग बैठा हुआ है। फ्रॉग को खाने के लिए स्नेक। तो ऐसे आप देखोगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र हो रही है। लेकिन ये एक फ्लो कैसा है बेटा जी? ये एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया आपका, ये कि फूड चेन के अंदर या फूड वेब जो होती है उसके अंदर जो वो होती है एनर्जी का जो फ्लो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, कितनी डायरेक्शंस में होता है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन क्लियर होता है कि इन अ फूड चेन और फूड वेब होता है जो बहुत सारी फूड चेन्स आपस में लिंक हो जाती हैं। तो आंसर वही है कि यूनिडायरेक्शनल होगा, एक दिशीय होगा या एक दिशा में होगा। बेसिकली फूड चेन कैसे डेवलप हो रही है? चेन का मतलब है कोई भी चीज़ एक से दूसरे से जुड़ी हुई है, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है तो चेन बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है या जुड़ा हुआ है अपने स्वार्थ के लिए, अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपनी एनर्जी के लिए। सो जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, ये जो आप यूनिडायरेक्शनल फ्लो देख रहे हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, तो जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है इन किसमें? ऊर्जा का स्थानांतरण कहाँ पर? यूनिडायरेक्शनल है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। दैट इज कॉल्ड एज फूड चेन। उम्मीद है आपको फूड चेन क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर दूसरी स्लाइड है, यहाँ मैंने आपको ट्रॉफिक लेवल्स को समझाने की कोशिश की है। जैसे आप देख रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना खाना बना रहे हैं। प्रोड्यूसर्स को कौन खा रहे हैं? तो आपको पता है प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं हर्बीवोर्स, जो हर को खाते हैं। फिर उसके बाद जो अगला आता है वो आता है प्राइमरी कार्निवोर, उसके बाद आता है सेकेंडरी कार्निवोर और सबसे ऊपर आता है जिसे बोलते हैं टॉप कार्निवोर। ठीक है, हर्बीवोर्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, हर्बीवोर्स जो हर्ब्स को खाते हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स जो हर्बीवोर्स को खाते हैं। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझो कि जो टिड्डा है, ग्रासहोपर है, वो क्या खाता है? प्लांट्स को खाता है। अब टिड्डे को कौन खाएगा? स्कॉर्पियन खाएगा। ठीक है, स्कॉर्पियन को कौन खाएगा? तो फॉक्स खाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये होते हैं हमारे ट्रॉफिक लेवल्स हैं। ये सब ट्रॉफिक लेवल्स हैं। आप देखोगे तो एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर हो रही है। दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन अ ट्रॉफिक लेवल दैट इज कॉल्ड एज अ फूड चेन, दैट इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो। क्लियर होगा यहाँ तक आपको? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है हु इज द फर्स्ट, हु इज एट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर कौन आता है, देन योर आंसर विल बी ऑटोट्रॉफ्स, या जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ज़्यादातर गलती कर देते हैं वो लोग, बोल देते हैं कि हमारे कौन होंगे, यहाँ पर कंज्यूमर में चले जाते हैं या हर्बीवोर्स में चले जाते हैं। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, ये ध्यान रखेंगे आप कि ये जो है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो हमारा शुरू हो रहा है वो हमारा शुरू हो रहा है ऑटोट्रॉफ से। ऑटोट्रॉफ्स के बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर है मतलब हर्बीवोर्स। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है बेटा जी? हर्बीवोर्स हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है? प्राइमरी कार्निवोर्स हैं। और यहाँ पर ये सेकेंडरी कार्निवोर, या इनके लिए एक और टर्म दिया जाता है टॉप कंज्यूमर्स भी बोला जाता है, इनको टॉप कंज्यूमर्स भी बोला जाता है, या फिर इनको टॉप कार्निवोर भी बोला जाता है। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर है। अगली बात करते हैं 10% लॉ क्या है। तो हमने बेसिकली एक चीज़ पढ़ी है, यहाँ बहुत अच्छे से समझना है इस चीज़ को। अगर यहाँ ये चीज़ क्लियर हो गई ना, फिर आगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो जो सन है ना बेटा, सन से जितनी एनर्जी आती है, सपोज़ मैंने माना कि सन से 1000 जूल एनर्जी आ रही है, तो ये रूल होता है कि जितनी भी सोलर रेडिएशंस हैं, जितनी भी सन रेज आएंगी, उन सन रेज से जितनी एनर्जी आएगी उसका केवल 1% प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। कितना? ओनली 1%। तो जो हमारा 1000 जूल एनर्जी है, इस 1000 जूल एनर्जी का 1% कितना हो गया? 10 जूल एनर्जी हो गया। कितना हो गया? 10 जूल। इसका मतलब 1000 जूल एनर्जी का केवल 1% जो होगा वो एब्जॉर्ब किया जाएगा प्राइमरी प्रोड्यूसर के द्वारा। अब आगे जो एनर्जी जा रही है वो 10% जाएगी। बच्चे कहाँ गलती कर देते हैं कि सन से जितनी एनर्जी आ रही है उसी का 10% लगा देते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सन से जितनी भी एनर्जी मिलेगी, लाइक अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पर ये जो मेरे सन हैं, ये सन 1 लाख जूल एनर्जी दे रहा है, 1 2 3 4 5, 1 लाख जूल एनर्जी दे रहा है, तो इसके पास कितनी पहुँचेगी? 1000 जूल पहुँचेगी एनर्जी, मतलब 1% पहुँचेगी। ठीक है, उसके बाद इस 1000 का 10% यहाँ पहुँचेगा। केवल कहाँ पर? यहाँ। मतलब ट्रॉफिक लेवल में 10% लॉ चलता है, लेकिन सन से जो आता है वहाँ 1% है। अब 1000 जूल का 10% कितना हो गया? 100 जूल। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना हो गया आपका? 10 जूल।
फिर उसके बाद नेक्स्ट में कितना हो गया 1 जूल। इस तरीके से आप देखोगे कि 10% नेक्स्ट टॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होता है। तो 10% लॉस स्टार्ट्स फ्रॉम प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास जितना है वहाँ से ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी शुरू होगा, और सन से कितना आएगा, सन से जितना भी आएगा उसका 1% जो होता है वो प्रोड्यूसर्स एब्जॉर्ब करते हैं। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा वही यहाँ समझा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब हमने बात की इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं। आपने देखा प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या रिलेटेड हैं। तो अगर आप इन्हें एक पिरामिड या खाद्य श्रृंखला जो है, आप जो प्रजातियों की संख्या है या फिर जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, अगर उसको आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दें, बेसिकली हम ये बोलें अ ग्राफिकल पिरामिड है क्या, बेसिकली पिरामिड का मतलब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं फूड चेन का या फूड वेब का, बेसिकली फूड चेन का अगर आप दे रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं, तो उसे आप बोलेंगे कि वो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड इज बेसिकली अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड चेन। ये खाद्य श्रृंखला का क्रमिक उच्च पोषण स्तरों में प्रजातियों की संख्या, मतलब कितने नंबर में है, नंबर का हो गया, सकल बायोमास मतलब बायोमास का हो गया, और एनर्जी मतलब एनर्जी के बेस पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, नंबर के बेस पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और बायोमास के बेस पर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अगर आप वो करोगे, जैसे ऐसे समझो कि जितने प्रोड्यूसर हैं, सपोज मैं ये बोलूँ कि 1000 पेड़ हैं, एक किसी भी एक फॉरेस्ट में 1000 पेड़ हैं वहाँ पर, ठीक है। तो मतलब प्राइमरी कंज्यूमर हो गए आपके 1000 जो ट्रीज़ हैं वो। अब प्राइमरी कंज्यूमर मतलब खरगोश कितने हैं या टिड्डे कितने हैं, तो ज़रूरी है कि वो 1000 हों या फिर नंबर में वो कम होंगे, तो ऑब्वियसली वो नंबर में कम होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पिरामिड शेप की जो स्ट्रक्चर है वो आ जाती है। तो यहाँ ये चीज़ साफ लिख रखी है, सुलभता से इस तरह से क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, किसी चीज़ की कमी आ जाती है, तो उनका आकार कैसा बन जाता है, पिरामिड का जैसा बन जाता है। अगर आप एक फूड चेन जो है, अगर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, एनर्जी या बायोमास आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर है वो कैसी हो जाती है, पिरामिड शेप हो जाती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड कहा जाता है। सो बेसिकली व्हाट इज ecological pyramid? The graphical representation of food chain on the basis of number, on the basis of biomass, on the basis of energy, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड बोलेंगे। अब यहाँ क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन कि इकोलॉजिकल पिरामिड जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, नंबर के बेस पर, बायोमास के बेस पर और आपका एनर्जी के बेस पर, ठीक है। अब या फिर ये आता है इनमें से कौन सा पिरामिड का प्रकार नहीं है, तो आपको ये अगर ये तीनों पता होंगे तो आप इजीली आगे भी कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया है पिरामिड, नंबर ऑफ पिरामिड की बात की है, पिरामिड ऑफ नंबर की बात की है, मतलब नंबर के बेस पे। तो जैसे आप इसमें देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपके प्रोड्यूसर्स जो हैं, ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे आपके प्रोड्यूसर्स हैं, ये आपके प्राइमरी हर्बीवोर्स हैं, जैसे यहाँ पर ये आपके प्लांट्स लगे हुए हैं, ये खरगोश हैं जो इनको खा रहे हैं। नंबर आप देखो तो यहाँ पर नंबर कितने हैं, 1 2 3, कितने सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, और ये आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ऊपर अगर और ऊपर जाओगे यहाँ पे देखो तो यहाँ पर ये कितने हैं, केवल 2, और यहाँ पर ये लॉइन कितना है, 1। तो अगर नंबर के बेस पे बात करोगे तो प्लांट सबसे ज़्यादा हैं इन नंबर, रैबिट जो है वो उससे कम है, और जो सेकेंडरी कार्निवोर है फॉक्स उससे कम है, और सबसे कम क्या है, जो टॉप कार्निवोर है या जो लॉयन है। तो इफ़ वी विल डिस्कस या वी विल सी द पिरामिड ऑन द बेस ऑफ नंबर, तो हमें जो पिरामिड दिखाई देता है ये कैसा होता है, तो बेसिकली यही आपसे पूछा जाता है कि नंबर का जो पिरामिड होता है बेटा वो कैसा होता है, आप ये बता दो। तो आप बोलोगे कि नंबर का जो पिरामिड होता है वो इरेक्ट होता है, वो सीधा होता है। क्यों? क्यों होता है सीधा, क्यों है, क्योंकि जो इनका नंबर है वो क्या होता है, जैसे जैसे लेवल्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो नंबर होता है वो क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। इसीलिए इसका जो वो है, कहना चाहिए जो पिरामिड है वो इरेक्ट बनता है। तो हमारा हो गया इकोलॉजिकल पिरामिड नंबर के बेस पे इरेक्ट होता है, क्योंकि नंबर जो होता है वो कम होता चला जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूसरा पिरामिड दे रखा है, ठीक है। ये वाला ग्रासलैंड वाला शो कर रखा है आपको, ये ग्रासलैंड का शो कर रखा है ये वाला, और ये वाला आपको क्रॉप इकोसिस्टम का शो कर रखा है, कहीं जहाँ आप क्रॉप कर रहे हो वहाँ पे। तो जहाँ जैसे गेहूँ की खेती हो रही है तो यहाँ पे ये आपके ग्रासोपर या इंसेक्ट्स हैं, उनको फ्रॉग है खाने वाला, उनको खाने वाला स्नेक है,
और स्नेक के ऊपर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर मेरी क्या है, यहाँ पे जो बाज कहते हैं या जो हॉक कहते हैं वो यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो इफ़ यू विल सी ऑन द बेस ऑफ नंबर में बात करोगे तो यहाँ वीट ज़्यादा है, वीट की जो क्रॉप है ऑब्वियसली प्लांट्स ज़्यादा हैं, फिर इंसेक्ट्स उससे कम है, फ्रॉग फिर उससे कम है, स्नेक है, और ये हो गए आपके कौन से हो गए, ये ऑटोट्रॉफ्स हो गए या ये आपके प्रोड्यूसर्स हो गए, ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, और ये हो गए आपके टॉप कंज्यूमर। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर इरेक्ट मिला, क्योंकि नंबर जो है वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिरामिड ऑफ नंबर, वही चीज़ समझाई है। ग्रासलैंड, यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना, याद रखने की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ग्रासलैंड में, पॉन्ड में, रिवर में ये सब कैसे बनते हैं। ग्रासलैंड में, पॉन्ड में, रिवर इकोसिस्टम जो होता है इन सब में ये अपराइट होता है, स्ट्रेट होता है, ठीक है, इरेक्ट होता है। किसके केस में, ग्रासलैंड में, पॉन्ड में, रिवर में और रिवर इकोसिस्टम में। क्यों, और लेकिन जब हम बात करेंगे मेराइन इकोसिस्टम की, देखो ये इन्वर्टेड होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मेराइन इकोसिस्टम का मतलब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं समुद्र की। अगर आप समुद्र में देखोगे तो क्या होता है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स का मतलब होता है जो छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। इनके ऊपर जू प्लैंक्टन ज़्यादा होते हैं, इनको खाने वाले ज़्यादा होते हैं जो कीड़े मकोड़े होते हैं, और उन खाने वालों से भी ज़्यादा कौन सी होती हैं, छोटे छोटे फिशेज़ होती हैं, और उनसे भी बड़ी कौन होती हैं, लार्ज जो फिशेज़ होती हैं वो होता है। तो पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो हमारा नॉर्मल केस में इरेक्ट होगा, अपराइट होगा, स्ट्रेट होगा, ये चीज़ आप समझ लो। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है मेराइन इकोसिस्टम, समुद्र की बात अगर वो कर रहा है, माइंड में सेट कर लेना, समुद्र के अंदर, मेराइन इकोसिस्टम के अंदर नंबर वाला जो पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। रीज़न क्या है, क्योंकि नंबर जो है वो प्रोड्यूसर सबसे कम है मेराइन में, उससे ज़्यादा हैं आपके हर्बीवोर, देन प्राइमरी कार्निवोर, देन सेकेंडरी कार्निवोर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। नॉर्मल केसेस में अपराइट है, स्ट्रेट है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस माइंड में सेट क्या रखना है, मेराइन इकोसिस्टम में नंबर में उल्टा है, ठीक है। उम्मीद है क्लियर है। नेक्स्ट हमारे यहाँ दे रखा है एनर्जी का पिरामिड। देखो ये एनर्जी में भी अभी हमने बात की थी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। जैसे अभी वो शुरुआत में समझा दिया था मैंने 10% लॉ जो समझाया था कि जैसे यहाँ पर कोई भी लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी से या सन जो है, सन ने एनर्जी दी और उस एनर्जी को यूज़ करके इन्होंने खाना बनाया, तो प्रोड्यूसर्स में आ गई एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं सपोज यहाँ पे ये कितनी है, 100% है, इस 100 का 10% ऊपर जाएगा, देन 10%, देन 10%, तो ऊपर जो ट्रांसफ़र होगा वो 10% में होगा, और रिमेनिंग 90% जो होती है ना, जैसे आप ये बोल रहे हो बेटा कि जो आप ये बोल रहे हो कि आपके अंदर केवल 10% आ रहा है, अगर आप किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को ले रहे हो तो 90% कहाँ जा रहा है, मैं हूँ, अगर मुझे कोई खाएगा तो उसके अंदर 10% जाएगा, लेकिन जो मेरी जो एक्टिविटीज़ है, मेरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, ग्रोथ है, रिपेयर है, मेरी खुद की भी एक्टिविटीज़ हैं, मैंने डाइजेस्ट किया है, उस चीज़ को खाया है, मेरी एनर्जी खुद भी तो कंज्यूम होगी, ठीक है, या फिर रेस्पायर करूँगी तो वो बाहर निकलेगी। तो एज अ वो कहना चाहिए लेटेंट हीट कह दी, एज अ हीट या एज अ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में वो यूज़ हो जाता है 90%, केवल 10% ही ट्रांसफ़र हो पाता है। तो एनर्जी का पिरामिड जो होता है वो कैसा होता है, एनर्जी का पिरामिड जो होता है वो याद रखेंगे आप कि ये कैसा होता है, स्ट्रेट होता है, या कहना चाहिए कैसा होता है, अपराइट होता है, या कहना चाहिए कैसा होता है, अपराइट होता है, स्ट्रेट होता है, इरेक्ट होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट है हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास। ये थोड़ा सा बच्चों के लिए ट्रिकी हो जाता है, मतलब बायोमास वो नहीं समझ पाते कि बायोमास क्या है। अब ऐसे समझो, मैंने एक एरिया लिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले रही हूँ, लाइक में ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, ये भी 1 मीटर स्क्वायर एरिया है। मैं ये बोल रही हूँ कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जितने ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिया कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया, यहाँ पे मेरे 10 प्लांट्स हैं, सपोज कितने हैं, 10 प्लांट्स हैं, ठीक है, 10 प्लांट्स हैं, और यहाँ पर मैंने लिया पहले उनका नंबर क्या है, फिर उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उसके वेट के साथ, नंबर को जितने नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने वेट के साथ, किसके वेट के साथ, उन्हीं के वेट के साथ। जैसे 10 प्लांट्स हैं और सपोज एक का वेट मैं बोल रही हूँ 2 ग्राम है, तो टोटल हो गया 20 ग्राम्स जो हो गया, ठीक है। तो बायोमास क्या हो गया, 20 ग्राम। इसका मतलब नंबर ऑफ स्पीशीज़ या नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है वो इनटू द वेट ऑफ द वेट या मास कह लीजिए ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज अ बायोमास, ठीक है। अब बायोमास के बेस पे जब पिरामिड बनेगा, मतलब आप देखोगे जैसे ये है प्रोड्यूसर है पहले, तो यहाँ पे ये दे रखा है, देखो
यहाँ पे ये दे रखा है कि जो हर्बीवोर्स हैं उनका बायोमास ये जो निकाला गया वो यहाँ पर कितना दे रखा है 100 kg है, ठीक है। फिर उसके ऊपर कितना आया, यहाँ पर 1000 kg, ऊपर आया कितना आया 100 kg, देन 10 kg, देन जो है वो 1 kg। तो हम जब देखेंगे बायोमास की जब हम बात करते हैं, देखो क्यों, क्योंकि प्लांट्स आपको हर जगह पर मिल जाएंगे, हर्बीवोर्स आपको हर जगह पर मिल जाएंगे, चलो ठीक है। प्राइमरी कार्निवोर जो होगा उनका क्योंकि नंबर कम है तो उनकी फाइंडिंग पॉसिबिलिटीज़ भी कम होंगी। और लॉइन तो पूरे, अगर मैं आप पूरे उसमें बात करोगे तो यहाँ पे एवरेज ही तो लिया जा रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि बायोमास का मतलब क्या है, पहले ये चीज़ समझ लो। बायोमास का मतलब होता है किसी भी एक यूनिट एरिया में नंबर ऑफ स्पीशीज इनटू द मास ऑफ दैट स्पीशीज, दैट इज कॉल्ड एज अ बायोमास। तो बायोमास के बेस पे जो पिरामिड बनता है वो हमेशा इरेक्ट बनता है इन द केस ऑफ पॉन्ड, लेक, ग्रासलैंड। बट वही सेम जो हमने नंबर में पढ़ा था वो चीज़ ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि देखो यहाँ पे दे रखा है ग्राम पर एम, देखो ये देखो यहाँ दिया हुआ है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो देखो 4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, 8 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, 12 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना बायोमास है, मीन्स नंबर। तो जो बायोमास है वो हमें ये बताता है कि नंबर ऑफ स्पीशीज़ कितना है, साथ ही साथ वेट ऑफ द स्पीशीज़ भी बताता है ये। तो बायोमास जो होता है उसका जो पिरामिड बनता है वो नॉर्मल केसेस में कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है, अपराइट बनता है। जैसे नंबर में हमने याद किया था कि मेराइन इकोसिस्टम में उल्टा बनता है, सेम यहाँ पर जो ये वाला जो है, कौन सा जो है, ये इसमें भी जो होता है ये उल्टा बनता है। ये किस में बात की गई है, मेराइन इकोसिस्टम में बात की गई है। देखो आपको दिख भी रहा है, यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स हैं और यहाँ पर ये लार्ज फिशेस दिखाई दे रही हैं, क्योंकि समुद्र में नंबर कम, नंबर जो है नंबर वाला पिरामिड उल्टा बनेगा और बायोमास वाला उल्टा बनेगा इन द केस ऑफ मेराइन इकोसिस्टम। रिमेनिंग सब जितने भी पिरामिड्स बनते हैं, चाहे वो नंबर जो पिरामिड ऑफ नंबर हो, पिरामिड ऑफ एनर्जी हो, पिरामिड ऑफ बायोमास हो, वो सब इरेक्ट बनेंगे, अपराइट बनेंगे, स्ट्रेट बनेंगे। एक्सेप्शन इज मेराइन इकोसिस्टम, उसमें बायोमास का और नंबर का जो पिरामिड होता है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज इकोसिस्टम, द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। व्हाट इज ecology, the study of ecosystem is ecology. Who gave the term ecosystem? टेंसले ने दिया ये टर्म। इकोलॉजी टर्म जो दिया वो किसने दिया, ई ऑडम ने दिया। इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, तो वो है रामदेव मिश्र जी हैं। फूड चेन क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। 10% एनर्जी हमने लॉ पढ़ा, लेकिन हमने ये चीज़ आपको नई चीज़ बताई कि जब प्लांट से जो एनर्जी आती है उस एनर्जी का केवल 1%, जो सूर्य से जो एनर्जी आ रही है, सोलर एनर्जी जो है उसका केवल 1% प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद 10% लॉ जो होता है वो शुरू होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। चलिए आप आज के लिए इतना ही, और अब जल्दी ही हाजिर होंगे हम आपकी जो बिहार शिक्षक भर्ती जो है उसके लिए एक PEVS की क्लास के साथ, जिसमें मैंने क्लास 4th और 5th के जितने भी चैप्टर्स हैं CERT बेस्ड वो सारे एक साथ कवर किए हैं। तो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उसमें आपने फॉर्म भरा है, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। चलिए ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए।